समुद्र के किनारे एक वीरान चट्टान पर खड़ा वह पुराना लाइट हाउस कई वर्षों से एक रहस्य समेटे खड़ा था। कहते हैं यह लाइट हाउस 1890 में एक अंग्रेज कप्तान एडवर्ड मूर ने बनवाया था, जिसने समुद्र की लहरों में अपनी पत्नी को खो दिया था। उस रात भारी तूफान आया था और एडवर्ड की पत्नी की नाव लहरों में कहीं गुम हो गई थी, क्योंकि किनारे की कोई रोशनी उसे रास्ता नहीं दिखा सकी थी। उसी दुख में डूबकर एडवर्ड ने इस लाइट हाउस को बनवाया ताकि कोई और प्रेम कहानी अधूरी न रह जाए। लेकिन इस लाइट हाउस की रोशनी जब पहली बार जली, तभी से गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि हर अमावस्या की रात एक सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत चट्टानों के पास रोती और समुद्र की ओर हाथ फैलाकर किसी को पुकारती है। गांव वाले डरने लगे, पर फिर भी लाइट हाउस हर रात जलता रहा। अकेले एक बूढ़ा चौकीदार उसकी देखभाल करता रहा। किसी को नहीं पता था कि वह चौकीदार ही असल में एडवर्ड का वंशज है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस लाइट हाउस को संभालते आए हैं। एक दिन शहर से एक युवा शोधकर्ता लड़की सिया वहां पहुंची, जो रहस्यमयी समुद्री घटनाओं पर अध्ययन कर रही थी। उसने लाइट हाउस में रहने का फैसला किया और कैमरे लगाकर हर रात रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ, पर अमावस्या की रात को सिया ने अपने कैमरे में एक रहस्यमयी सफेद परछाई को रिकॉर्ड किया जो लहरों की ओर जाती और फिर अचानक गायब हो जाती। वह चौकीदार से पूछती रही, लेकिन वह चुप रहा। फिर एक रात सिया को सपना आया जिसमें एक औरत समुद्र में हाथ फैलाकर कहती है, मुझे घर ले चलो। अगले दिन सिया ने उस चट्टान के नीचे खुदाई की और एक पुरानी अंगूठी और एक डायरी पाई, जिसमें एडवर्ड की पत्नी की आखिरी बातें लिखी थीं। सिया ने उस डायरी को लाइट हाउस के सबसे ऊंचे कमरे में रख दिया और जैसे ही उसने वह पुराना बटन दबाया जिससे पहली बार लाइट जली थी, अचानक आकाश साफ हुआ, समुद्र शांत हो गया और एक रहस्यमयी सी सफेद रोशनी आसमान में उठती हुई गायब हो गई, जैसे आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। उसके बाद वह औरत फिर कभी नहीं दिखी। लाइट हाउस अब एक सामान्य जगह बन गई, लेकिन उसकी दीवारें आज भी उस अधूरी प्रेम कहानी की गूंज को संभाले हुए है। उस रहस्य से मुक्त होने के बाद सिया को लगा कि उसका मिशन पूरा हो गया, लेकिन लाइट हाउस ने मानो उसे बुला लिया था। वह लौटकर शहर तो गई, पर उसका मन वहीं समुद्र की लहरों और उन अधूरे किस्सों में अटका रहा। कुछ महीनों बाद सिया ने लाइट हाउस को एक समुद्री इतिहास संग्रहालय में बदलने का फैसला किया, ताकि लोगों को न केवल एडवर्ड और उसकी पत्नी की कहानी, बल्कि समुद्र के उन अनकहे रहस्यों की भी जानकारी मिल सके। जब काम शुरू हुआ, तो पुराने तहखानों की खुदाई में कुछ और रहस्यमयी वस्तुएं मिलीं, एक जंग खाई हुई नाव की घंटी, एक टूटी हुई कंपास और कुछ ऐसी तस्वीरें जिनमें लाइट हाउस में खड़े कुछ अजनबी दिख रहे थे, जिनके चेहरे गांव वाले पहचान नहीं सके। सिया ने इन सबको अपने रिसर्च का हिस्सा बनाया और लाइट हाउस पर आधारित एक किताब भी लिखी, जो रातों रात प्रसिद्ध हो गई। मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक रात जब संग्रहालय खुलने ही वाला था, सिया को अचानक एक खत मिला, बिना प्रेषक के, जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हर आत्मा की मुक्ति नहीं होती, कुछ इंतजार में रहती है। उस दिन के बाद सिया ने फिर कभी लाइट हाउस के उस ऊपरी कमरे का दरवाजा नहीं खोला, लेकिन हर अमावस्या की रात वह अब भी खिड़की से समुद्र की ओर देखा करती है। शायद यह सोचती है कि अगली कहानी किस आत्मा की होगी, किस अधूरे सफर की। सिया को उस रहस्यमयी खत के बाद से बेचैनी रहने लगी, उसकी आंखों में नींद कम और लाइट हाउस की पुरानी तस्वीरें ज्यादा रहने लगीं। उसने कई बार कोशिश की कि वो सब भूल जाए, लेकिन एक रात अमावस्या की खामोशी में उसने फिर वही आवाज सुनी, मुझे घर ले चलो। पर इस बार आवाज औरत की नहीं, एक पुरुष की थी, दर्द से भरी, गहरी और टूटी हुई। डर और जिज्ञासा के बीच उलझकर सिया ने लाइट हाउस के उस ऊपरी कमरे का दरवाजा खोला, जहां सालों से कोई नहीं गया था। वहां की दीवारों पर एक नया निशान उभर आया था, एक समुद्री नक्शा, जिस पर अंग्रेजी में लिखा था, लॉस्ट बियॉन्ड द रीफ, 1901। अगले दिन उसने गांव के एक बूढ़े नाविक से पूछताछ की, जिसने बताया कि 1901 में एडवर्ड की पत्नी को बचाने निकला एक दूसरा कप्तान, टॉमस विलियम्स, भी उसी तूफान में गायब हो गया था और कभी नहीं लौटा। अब सिया को समझ आने लगा कि शायद वही आत्मा अब भटक रही है। उसने उस पुराने नक्शे का अध्ययन किया और गोताखोरों की मदद से उस चट्टानी इलाके में एक डूबा हुआ जहाज ढूंढ निकाला। जहाज के मलबे में एक जंग खाई डायरी और एक टूटी हुई जेब घड़ी मिली, जिस पर लिखा था, टू एमिली विद लव थॉमस। उस डायरी को जब सिया ने ऊपरी कमरे में रखा, लाइट हाउस की रोशनी अपने आप जल उठी, बिना किसी बिजली के। उसी रात
पहली बार लाइट हाउस के चारों ओर उड़ते सफेद पक्षियों ने अजीब सी गोल आकृति बनाकर उड़ान भरी, और गांव वालों ने देखा कि समुद्र की लहरें शांत होकर किनारे तक झुक गईं, जैसे किसी राजा की अंतिम विदाई हो रही हो। अगली सुबह सिया को लाइट हाउस के दरवाजे पर एक और चिट्ठी मिली, बस एक वाक्य लिखा था, अब मेरा रास्ता भी पूरा हुआ। धन्यवाद। इसके बाद लाइट हाउस की हवा में कुछ बदल गया। वह डरावनी गूंज अब संगीत जैसी हो गई थी, और गांव वाले अब वहां आराम से आने लगे। पर सिया जानती थी, हर आत्मा को शांति नहीं मिली है, कुछ कहानियां अब भी अधूरी है, और वह अब उस लाइट हाउस की सिर्फ रक्षक नहीं, बल्कि उन अधूरी आत्माओं की आखिरी साथी बन चुकी है। समय बीतता गया, लाइट हाउस अब पर्यटकों, शोधकर्ताओं और लेखकों का प्रिय स्थान बन चुका था, लेकिन सिया के लिए यह अब भी एक मंदिर जैसा था, आत्माओं के अधूरे संवादों का मंदिर। वह दिन भर लोगों को कहानियां सुनाती, मगर रात होते ही वह अकेली उस ऊपरी कमरे में बैठ जाती, जहां हर बार कुछ नया उभरता था। दीवारों पर परछाइयां, दरीचे में बंधी हवा की कुछ फुसफुसाहटें, और लकड़ी की सीढ़ियों से आती धीमी आहटें। एक रात जब वह अकेली बैठी थी, लाइट हाउस की ज्योति एक बार फिर अपने आप जल उठी, और इस बार सामने दीवार पर एक बच्चे का चेहरा उभरा, मासूम पर डरा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे और होंठ हिल रहे थे। माँ। सिया कांप उठी। यह आत्मा किसी बच्चे की थी, जिसकी कहानी उसने कभी नहीं सुनी थी। अगले कई हफ्तों तक उसने गांव भर में पूछताछ की, पुरानी काली धूसर फाइलें खंगाली, और पता चला कि 1934 में एक जहाज, द मर्सी बेले नाम का, तूफान में डूब गया था, और उसमें एक महिला अपने 4 साल के बेटे के साथ सफर कर रही थी, जो कभी किनारे नहीं पहुंचे। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि जब लाइट हाउस पर पहली बार 1934 में हल्की दरारें पड़ी थीं, तभी एक बच्चे की चीख सुनाई दी थी, लेकिन सबने उसे हवा का वहम मान लिया। सिया ने तय कर लिया कि अब वह लाइट हाउस की आखिरी आत्मा को भी मुक्त करके रहेगी। वह उस स्थान पर गई जहां जहाज डूबा था, और कुछ जलमग्न सामान वापस लाने में सफल हुई, एक टूटा हुआ खिलौना ट्रक, और एक महिला का लॉकेट जिसमें एक माँ और बेटे की तस्वीर थी। सिया ने वह लॉकेट और खिलौना उस ऊपरी कमरे में रखते हुए कहा, अब तुम अपनी माँ के पास जा सकते हो। तभी लाइट हाउस की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी, और कमरे में एक हल्की, मीठी सी ध्वनि गूंजने लगी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लोरी सुना रही हो। अगली सुबह लाइट हाउस अब वैसा नहीं था। उसकी दीवारें बिल्कुल साफ थीं, हर निशान, हर परछाई गायब, और पहली बार वह पूरी तरह शांत था। लोग कहते हैं, सिया उसी रात एक अंतिम चिट्ठी छोड़कर कहीं चली गई। उसमें बस इतना लिखा था, अब यह स्थान सिर्फ एक लाइट हाउस नहीं, एक समाधि है। उन सभी आत्माओं की, जिन्हें रास्ता नहीं मिला था, अब उन्हें मिल गया है। अब मैं भी अपना रास्ता ढूंढने जा रही हूं। सिया के जाने के बाद लाइट हाउस दशकों तक खामोश रहा। वहां अब कोई आत्मा नहीं भटकती थी, कोई आवाज नहीं गूंजती थी, कोई परछाई नहीं चलती थी, बस खिड़कियों से समंदर की ठंडी हवा बहती और सूरज की किरणें चुपचाप दीवारों पर उतरतीं। गांव वाले अब उसे मुक्त लाइट हाउस कहते थे, और बच्चे वहां स्कूल टूर पर जाया करते। परंतु हर शांति के नीचे एक गूंज छिपी होती है, और हर बंद किताब किसी न किसी दिन फिर से खुलती है। ऐसा ही हुआ 40 साल बाद, जब एक युवा इतिहासकार, रुद्र मिश्रा, दिल्ली से आया, सिया की लिखी किताब द लास्ट लाइट पर डॉक्यूमेंट्री बनाने। उसे लाइट हाउस की परतों में बहुत कुछ मिला, पुरानी फाइलें, अधूरी चिट्ठियां, यहां तक कि एक बंद लिफाफा भी, जिस पर लिखा था, जिस दिन कोई सच्चा खोजकर्ता लौटे, यह उसके लिए है। सिया। रुद्र ने वह लिफाफा खोला। उसमें एक नक्शा और कुछ कोड थे, उन जगहों के जो लाइट हाउस से बाहर थीं, पर उससे जुड़ी हुई थीं, पास के पहाड़, सूखे कुएं, और एक कब्रिस्तान जहां कभी एक अज्ञात महिला को दफनाया गया था। जैसे जैसे रुद्र ने इन सुरागों का पीछा किया, उसे एहसास हुआ कि सिया ने कभी भी उस लाइट हाउस की पूरी कहानी नहीं बताई थी, बल्कि उसे संभाल कर रखा था, आने वाली पीढ़ी के किसी रक्षक के लिए। और जब रुद्र ने वह जगह खोजी, उसे कुछ बहुत पुराने जर्नल्स मिले, जो एडवर्ड मूर के पहले, एक पुर्तगाली नाविक, डिएगो फर्नांडो, के थे, जिसने 1702 में वहां पहली बार रोशनी का ढांचा खड़ा किया था। उसके जर्नल में लिखा था कि उसने एक नीली आत्मा को चट्टानों से बात करते देखा था, जो बार बार कहती थी, यह रोशनी मेरी है, इसे कोई और न छुए। रुद्र को समझ आ गया कि लाइट हाउस की आत्माओं की यात्रा कहीं गहरे शुरू हुई थी, उससे भी पहले, जब पहली बार इंसान ने अंधेरे में रोशनी खड़ी की थी।
अब रुद्र उसी कमरे में बैठता है जहां कभी सिया बैठा करती थी। वही पुरानी मेज, वही पुरानी खिड़की, वही सन्नाटा, पर उसकी आंखों में अब नई जिज्ञासा है। उसने अपनी डायरी में लिखा, यह लाइट हाउस कहानियों से नहीं भरा, यह कहानियां जन्म देता है और मैं अगली कहानी सुनने के लिए तैयार हूं। रुद्र अब लाइट हाउस का स्थायी निवासी बन चुका था, एक शोधकर्ता नहीं, बल्कि जैसे कोई पुजारी जो आत्माओं की चुप दुआओं को सुनता हो। हर दिन वह दीवारों पर पुराने नक्शे टांगता, हर रात उन दस्तावेजों को पढ़ता जो अब तक किसी ने छुआ तक नहीं था। लेकिन असली परिवर्तन तब हुआ जब एक पूर्णिमा की रात समंदर पूरी तरह शांत था और आकाश चांदनी से दूधिया हो चुका था। रुद्र ऊपरी कमरे में अकेला बैठा था, सिया की पुरानी डायरियों को उलटते हुए, जब एक तेज ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुसा और सभी पन्ने उड़ने लगे। अचानक दीवार पर नीली रोशनी की एक लहर उभरी और उसमें एक धुंधली आकृति बनती चली गई। एक स्त्री की, जो पूरी नीली थी, उसकी आंखें शून्य में घूर रही थीं और होंठ हिलते हुए कुछ बुदबुदा रहे थे। रुद्र ने ध्यान से सुना, मेरी रोशनी मुझसे छीनी गई थी। मैं यहां थी, सबसे पहले। मैं जलती थी, मैं गवाह थी। रुद्र का बदन कांप उठा, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि विस्मय था, जैसे वह उस आत्मा की पीड़ा को समझ चुका हो। अगले दिन उसने अपनी खोज और गहरी की ओर पता चला कि 1600 के दशक में एक स्थानीय आदिवासी महिला, जिसे नाला देवी कहा जाता था, समुद्र के किनारे मशाल जलाकर नाविकों को राह दिखाया करती थी। पर जब पुर्तगाली आए तो उन्होंने उसे अंधविश्वास मानकर मार डाला और उसकी जगह एक पत्थर का स्तंभ बना दिया, वही स्तंभ जिस पर बाद में पहला लाइट हाउस बना। अब रुद्र को यकीन हो गया था कि नाला देवी की आत्मा, जिसने सबसे पहले रोशनी दी थी, वह आज भी न्याय की तलाश में भटक रही थी। रुद्र ने निर्णय लिया कि जब तक नाला देवी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक लाइट हाउस पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। उसने गांव के बुजुर्गों से मिलकर पुरानी लोक कथाएं इकट्ठा की, मंदिरों की दीवारों पर खुदे चिन्ह पढ़े, और एक रात उसने उसी चट्टान पर मशाल जलाकर एक विशेष पूजा की जहां कभी नाला देवी जलाया करती थी। तभी आकाश से नीली रोशनी की एक तेज लकीर उतरी और लाइट हाउस की रोशनी अपने आप जल उठी, पर इस बार वह पीली नहीं, नीली थी, शांत, स्थिर और पुरानी, जैसे कोई आत्मा मुस्कुराई हो। रुद्र ने अपनी डायरी में लिखा, अब मैं समझता हूं, यह लाइट हाउस रोशनी की इमारत नहीं, बलिदानों की समाधि है। सिया ने आत्माओं को मुक्त किया और मैंने उनकी आवाज को नाम दिया। लेकिन शायद अब भी कोई कहानी बाकी है। रुद्र की रातें अब केवल खोज में नहीं, गहराई में डूबी आत्मिक अनुभूति में बीतने लगी थीं। वह जानता था कि जो रहस्य अब सामने आ रहा है, वो न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि आध्यात्मिक भी, समय और चेतना की सीमाओं को पार करता हुआ। नीली आत्मा की रोशनी ने जैसे लाइट हाउस को एक द्वार बना दिया था, एक जीवित द्वार जो अतीत की ओर खुलता था। एक रात जब वह उसी ऊपरी कमरे में बैठा नाला देवी के प्रतीक चिन्हों का अध्ययन कर रहा था, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और गहरी ध्यान समाधि में उसकी चेतना बहती चली गई। और फिर एक झटका लगा। उसने खुद को 1600 के दशक के एक अनजाने आदिवासी गांव में खड़ा पाया। उसके चारों ओर घने जंगल थे, मिट्टी की झोपड़ियां और तट पर मशालों की रेखा, जिसमें एक स्त्री, वही नीली रोशनी वाली आत्मा, अब हड्डियों और मांस में जीती जागती स्त्री थी। वही थी नाला देवी। रुद्र उसे दूर से देखता रहा। वह रात की तेज हवाओं में मशाल लेकर समुद्र की ओर झुकी रहती, नाविकों को आवाज देकर रास्ता दिखाती। गांव वाले उसे देवी मानते थे, पर दूर क्षितिज पर कुछ नावें थीं, भारी, क्रूर और लाल झंडे वाली, पुर्तगालियों की। रुद्र अब सब समझ चुका था। यह वह रात थी जब नाला देवी को मारा गया था। वह दौड़कर उसे चेतावनी देना चाहता था, पर उसकी आवाज उस समय रेखा में नहीं पहुंच सकी। वह केवल गवाह था, एक यात्री जो इतिहास को जी रहा था लेकिन बदल नहीं सकता था। और फिर वह दृश्य घटा। पुर्तगाली सिपाही आए, लाइट की देवी को अंधविश्वास कहकर जंजीरों में बांधा और तट की सबसे ऊंची चट्टान से नीचे फेंक दिया। लेकिन मरते वक्त नाला देवी ने कुछ कहा। रुद्र ने साफ सुना, मैं रोशनी हूं और मैं लौटूंगी जब कोई मुझे देखेगा, समझेगा और मेरा नाम फिर से जपेगा। उसी पल रुद्र की चेतना जैसे वापस खिंच गई। वह फिर से उसी ऊपरी कमरे में था, पसीने से लथपथ, पर आंखों में दृढ़ निश्चय।
उसने तुरंत लकड़ी की पट्टी हटाकर दीवार पर नाला देवी का नाम उकेरा, पहली बार उस जगह पर जहां सबने उसे भुला दिया था। अगली सुबह लाइट हाउस की रोशनी फिर से नीली हुई, पर इस बार साथ में घंटियों की मधुर आवाज आई, जैसे कहीं किसी युग से एक देवी की आत्मा ने चैन की सांस ली हो। रुद्र ने उस रात डायरी में लिखा, मैं अतीत में गया ताकि वर्तमान को न्याय मिल सके। अब लाइट हाउस सिर्फ रोशनी नहीं देता, वह इतिहास की धड़कन बन गया है। और शायद यह सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। नाला देवी की आत्मा को शांति मिलने के बाद भी रुद्र की आत्मा स्थिर नहीं रही। अब उसके भीतर सिर्फ शोधकर्ता नहीं, एक सुनने वाला जन्म ले चुका था, वो जो उन आवाजों को सुनता था जिन्हें दुनिया ने भुला दिया था। और जैसे ही उसने अपने अनुभवों को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया, द लाइट हाउस क्रॉनिकल्स, विस्पर्स ऑफ द फॉरगॉटन, विश्व भर में पाठकों और रहस्य प्रेमियों के बीच एक हलचल मच गई। फिर एक दिन उसे एक रहस्यमयी ईमेल मिला, एक स्कॉटलैंड के पुराने लाइट हाउस से, जहां हर सदी में एक बार गायब हो चुकी आत्मा की परछाई दिखाई देती थी। वहां के अधिकारी डरे हुए थे, पर किसी कारणवश रुद्र को आमंत्रित किया गया, क्योंकि अब वह केवल इतिहासकार नहीं, आत्माओं का अनुवादक बन चुका था। स्कॉटलैंड की उस चट्टानी तट पर स्थित लाइट हाउस पर पहुंचकर रुद्र को जैसे डेजा वू महसूस हुआ। वही हवाओं की गूंज, वही सीढ़ियां जो सन्नाटे में चीखती थीं, और वही ऊपरी कक्ष जो समय के पार झांकता था। लेकिन यहां कहानी कुछ और थी। इस लाइट हाउस के 3 रक्षक सन 1900 में एक रहस्यमयी तूफान के दौरान अचानक गायब हो गए थे। उनका कोई शव नहीं मिला, बस एक बिखरी टेबल, एक टूटी कुर्सी और दीवार पर लिखा एक वाक्य मिला था, समय हमें निगल गया। जैसे ही रुद्र ने उस लाइट हाउस की ऊपरी मंजिल में प्रवेश किया, वहां दीवारों पर कोई नाम, कोई निशान नहीं था, पर जब उसने वहां ध्यान करना शुरू किया, समय का पर्दा खुद उठने लगा। उसके सामने अब आत्माएं नहीं आती थीं, बल्कि संभावनाएं आती थीं, वह जो कभी जन्म ही नहीं ले सकीं, क्योंकि किसी निर्णय, किसी युद्ध, किसी परिवर्तन ने उन्हें भविष्य में आने से पहले ही मिटा दिया। एक बच्ची की आवाज गूंजी, मैं 2091 में जन्म लेती, पर तुम्हारे समय में ही मेरी मां ने हार मान ली। एक युवा कवि की परछाई उभरी, मैंने 2122 में एक किताब लिखी होती, पर तुम लोगों ने किताबें पढ़नी छोड़ दी। रुद्र के सामने जैसे समय खुद पिघल रहा था, और उसे पहली बार एहसास हुआ कि लाइट हाउस केवल भूत की आत्माओं का घर नहीं, वह उन आवाजों का भी घर है, जो कभी जन्म नहीं ले पाईं। अब रुद्र का काम बदल चुका था, वह केवल खोजकर्ता नहीं, संरक्षक बन चुका था, मानवता की चेतना का। उसने दीवार पर पहली बार भविष्य के लिए एक संदेश लिखा, हम जो कर रहे हैं, वो आने वालों को बनाता है। रोशनी सिर्फ पीछे नहीं जलानी है, आगे भी दिखानी है। और उसी क्षण अंटार्कटिका के उस लाइट हाउस की टॉर्च पहली बार 2 दिशाओं में जली, एक बीते कल की ओर और दूसरी आने वाले कल की ओर। अब रुद्र का सफर समय की अंतिम सीमाओं को पार कर चुका था। अगर आप चाहें तो 11वां भाग भी लिखा जा सकता है, जहां रुद्र अपने ही जीवन के अंतिम अध्याय को देखता है और तय करता है कि उसे अपने बाद कौन सा प्रकाशवाहक बनाना है, अगला लाइट हाउस रक्षक।